Good morning, students. So today we will start the lesson Working of Institutions. So what are these institutions? Like we know that Government of India, horizontally it has been divided into three different parts. Like we can see, the first part, this is called legislature. Second part, this is called executive. And third part, this is called जुडिशरी. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी हो सकती है, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव है, फिर जुडिशरी है. तो जो लेजिस्लेचर है इसका काम है लॉज बनाना, इनको कानून को बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना. और जुडिशरी का जो काम है वो है इन कानूनों को हमसे फॉलो करवाना. सो इस लेसन में हम ये जो डिफरेंट हमने तीन देखे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, काम कैसे होते हैं. सो हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. कोई जो बड़ा पॉलिसी, कोई नीति बनाने के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो कैसे लिया जाता है इंडिया में. सो हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर. अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. इट वाज कॉल्ड ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम, OM. सो 13 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसको कि ऑफिस मेमोरेंडम का नाम दिया गया था. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर एंड इज़ नोन बाय दैट. सो जैसे गवर्नमेंट अलग अलग डिफरेंट नोटिस निकालती है, ऑर्डर्स निकालती है, उनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है. तो इसका नंबर क्या था? ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी कि OM नंबर 36012/31/90 EST SCT dated 13/8/1990. The Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. सो देखिए इतने डिपार्टमेंट्स के नाम बताए गए हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन. इन सभी डिपार्टमेंट्स के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है सिग्नेचर किए, साइन द ऑर्डर. इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज. तो ये ऑर्डर बड़ा छोटा सा ही था, मुश्किल से 1 पेज का होगा. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. So एक साधारण से नोटिस की तरह ही था. कोई सर्कुलर स्कूल में आते हैं, आपके सामने देखा होगा, टीचर्स के लिए आते हैं. The government issues hundreds of orders every day on different matters. So गवर्नमेंट हर रोज सैकड़ों इस तरह की ऑर्डर्स निकालती है अलग अलग मैटर्स पर. But this one was very important and became a source of controversy for several years. बट ये जो नोटिस था ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स. और भारत में कई वर्षों तक ये जो है कॉन्फ्लिक्ट का, विवाद का मुद्दा बना रहा. लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर. तो जो डिसीजन लिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम का, कैसे लिया है, उसके बाद में क्या क्या हुआ. सो नाउ यू कैन सी दिस वाज दिस काइंड ऑफ नोटिस. इट वाज, उसकी जो पिक्चर यहाँ पर हमें दिखाई गई है. दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. सो ये ऑर्डर जो आया था ऑफिशियल मेमोरेंडम, इसमें एक बहुत बड़ी जो है पॉलिसी अनाउंस की गई. इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सो SEBC ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई गई है. सो उसमें लिखा हुआ था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी जो होंगी सिविल पोस्ट के लिए, उनमें से 27% उनके लिए रिजर्व की जाएंगी. SEBC इज अनदर नेम ऑफ ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट. सो SEBC ये इस तरह के लोगों को एक नाम दिया गया है जो लोग बैकवर्ड क्लासेस से जो है रिलेशन रखते हैं.
द बेनिफिट्स ऑफ जॉब रिजर्वेशन was till then available only to scheduled castes and scheduled tribes. सो उस समय तक जो जॉब रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिल रहा था वो केवल SC और ST कास्ट के लोगों को ही मिल रहा था. नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब एक तीसरी तरह की बैकवर्ड क्लास को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. ओनली पर्सनस हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स. केवल वो लोग जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हों वही इसके लिए एलिजिबल थे, वही इसके योग्य थे कि वो 27% जॉब के लिए जो है कम्पीट कर सकते हैं. अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दी जॉब्स, और दूसरी कैटेगरीज के जो लोग हैं वो इसके लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे. सो द डिसीजन मेकर्स, सो हु वर दोज हु टुक दिस डिसीजन, हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम. ये जो मेमोरेंडम है किसने इशू करने का डिसाइड किया. Clearly, such a big decision could not have been taken by person who signed that document. तो बात बिल्कुल साफ है कि जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, जिस व्यक्ति ने सेक्रेटरी जो था उसने, जॉइंट सेक्रेटरी जो थे उसने जो साइन किया, उसने अकेले ने तो ये डिसीजन लिया नहीं होगा. द ऑफिसर वॉज merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Grievance and Pensions. सो केवल जो सेक्रेटरी थे वो उस जो कानून बनाया गया, जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उनको केवल इम्प्लीमेंट वो कर रहा था, लागू कर रहा था, जो कि मिनिस्टर से मिली थी उसको. किस डिपार्टमेंट के? मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट. वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री. तो हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा मेजर डिसीजन जो था उसके अंदर हमारे देश के जो बड़े बड़े और भी मिनिस्टर्स रहे होंगे और भी कोई दूसरी पर्सनैलिटीज रही होंगी वो इंक्लूड होंगे. यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम. सो पिछली क्लासेस में आप उनके बारे में पढ़ चुके हो. लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर देन. तो पिछली क्लासेस में जो आपने पॉइंट्स कवर किए थे एक बार उनको थोड़ा सा जो है समराइज करते हैं. प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. प्रेजिडेंट सबसे बड़े हेड हैं कंट्री को, सबसे बड़ी फॉर्मल अथॉरिटी मीन्स ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर्स. और जो वास्तव में गवर्नमेंट पे जो पावर्स होती हैं वो सारी यही प्रयोग करते हैं. ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स, और कैबिनेट मीटिंग्स में जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वो इनके द्वारा ही लिए जाते हैं. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज. जो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है? प्रेसिडेंट इंक्लूड होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. सो प्राइम मिनिस्टर कब तक वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा? जितने लंबे समय तक लोकसभा के मेंबर्स की उनको मेजोरिटी मिलती रहेगी, उनके फेवर में रहेंगे. सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम? लेट अस फाइंड आउट. सो जिन जिन लोगों के बारे में हमने बात की है कि ये सभी लोग ही उस डिसीजन को लेने में शामिल थे, तो आइए इस चीज़ को जानते हैं अभी. दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. सो जो मेमोरेंडम बना है आखिर ऑफिशियल मेमोरेंडम जो ये था, इट वॉज द कल्मिनेशन. कल्मिनेशन मीन्स रिजल्ट था. ये एक लंबी चेन बनी थी, बहुत सारी इवेंट्स लगातार हुई. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. सो देखिए बात ये चली गई 1979 से, और छोटी 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 घटनाएं मिलकर एक लंबी चेन बन जाएगी. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो थी उन्होंने एक नया कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम रखा गया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल. सो इसके जो हेड थे वो BP मंडल जी थे. हेंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, क्योंकि उनके हेड BP मंडल जी थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया. इसको जो फेमस हुआ जिस नाम से, मंडल कमीशन के नाम से. इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमिन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इन इंडिया. तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप एक ऐसा क्राइटेरिया, मापदंड जो है बनाए जिससे कि हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज को आइडेंटिफाई कर सकें. एंड रिकमेंड
स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, और गवर्नमेंट ने उनको ये भी कहा क्राइटेरिया बताने के साथ साथ हमें कुछ सुझाव भी दें ताकि हम उनकी स्थिति में सुधार ला सकें। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। 1979 में बनाया गया था, एक साल के अंदर ही 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस, और बहुत से सुझाव उन्होंने गवर्नमेंट को दिए। वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो बहुत से सुझाव दिए, उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 27% जॉब्स को जो है रिजर्व किया जाए। द रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सो जो रिपोर्ट आई और जो रिकमेंडेशंस सुझाव दिए गए थे उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशंस। सो कई वर्षों तक जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, पार्टीज थी, वो डिमांड करती रही कि जो कमीशन बना है, जो सुझाव दिए हैं 27% वाला, उसको लागू किया जाए। देन केम द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989। तो देखिए 1980 से बात चली हुई है, 1980 में रिपोर्ट तैयार हो गई थी। सो 1989 के जब लोकसभा इलेक्शन आए, इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रोमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो जनता दल एक नई पार्टी उस समय पर थी, उन्होंने प्रोमिस किया यदि अपनी मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, उन्होंने कहा कि यदि हमें पावर मिल गई, हमारी गवर्नमेंट बन जाती है, तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो उसमें दिए गए हैं सुझाव उनको लागू कर देंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन, और इस इलेक्शन के बाद जनता दल की गवर्नमेंट बन भी गई। इट्स लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और वीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट, और उसके बाद बहुत सारे विकास के कार्य किए गए। The President of India, in his address to the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission। तो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में एड्रेस किया, संबोधित किया कि जो गवर्नमेंट है ये चाहते हैं कि जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी उनको अप्लाई किया जाए। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। सो 6 अगस्त 1990 के यूनियन कैबिनेट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट है, उन्होंने निर्णय लिया कि जो रिकमेंडेशंस हैं हम उनको, जो फॉर्मल डिसीजन लिया था अभी, कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी दोनों ही सदनों में आकर, लोकसभा और राज्यसभा में आके इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो ये डिसीजन लिया गया है। The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training। So decision था उस डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली भेज दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decision and to the minister's approval। तो उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने एक ऑर्डर तैयार किया और कैबिनेट के जो डिसीजन था उसके साथ में मिनिस्टर्स का अप्रूवल भी ले लिया। एन ऑफिसर साइंड द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो उस डिपार्टमेंट के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से उस पर साइन किया। दिस वॉज हाउ OM नंबर 36012/31/90 वॉज बोर्न ऑन अगस्त 13, 1990। तो इस तरह से लंबी लंबी घटनाएं हुई 1979 से, जो घटना ये चली थी क्रम हमारे घटनाओं के, और 13 अगस्त 1990 तक ये नोटिस जो है जारी हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। तो अगले कुछ महीनों के लिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बातचीत का जो मुद्दा रहा, जो डिबेट का रहा, वाद विवाद का मुद्दा रहा, वो यही रहा। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। सो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में अलग अलग तरह के विचार दिखाए गए इस इशू को लेकर। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। सो इसकी वजह से क्या हुआ, विद्रोह होने स्टार्ट हो गए और उनके बदले में और दूसरे विरोध होने स्टार्ट हुए। सम ऑफ विच वर वायलेंट, उनमें से कुछ हिंसक भी थे। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब लोगों ने इसके खिलाफ जो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया, क्योंकि इससे क्या होने वाला था,
हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उन पर प्रभाव पड़ने वाला था। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो जाति को लेकर लोगों में भेदभाव है, असमानता है, उसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी है कि रिजर्वेशन लाना पड़ा है। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in the government employment। सो उनको लगा कि इससे उन लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको अभी तक अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया गवर्नमेंट के अंदर, उनको मौका मिलेगा एक अपनी स्थिति में सुधार करने का। अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। सो दूसरों को लगा कि बिल्कुल अन्यायपूर्वक होगा, कि ये अन्याय होगा एक तरह का, कि जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते ही नहीं हैं तो उनको तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हों बैकवर्ड क्लास वालों की अपेक्षा में, परंतु उनको वो जॉब्स नहीं मिलेंगी। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। कुछ लोगों को लगा कि ये जो कास्ट की फीलिंग है कि अलग अलग कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, लोगों में भावनाएं ज़्यादा आ जाएंगी और इससे देश की एकता को ठेस पहुंचेगी। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। सो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि वो डिसीजन सही था या नहीं। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया है कि कंट्री के अंदर बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। हु रिजोल्व दिस डिस्प्यूट। अभी देखिए हमने पढ़ लिया है कि लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर इसको डिस्कस किया गया, प्रेसिडेंट ने भी वहाँ पर अनाउंस किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने आके दोनों ही सदन में, जन के दोनों ही हाउसेज में बताया। पार्लियामेंट का रोल रहा लेजिस्लेचर के लिए। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किसने करने के लिए बोला, इसके ऊपर साइन किसने किए, जॉइंट सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के थे। सो ही रिजोल्व दिस डिस्प्यूट। इसके बाद जो डिस्प्यूट हुए, कोई इसको फेवर कर रहा है, कोई अगेंस्ट है, वो कौन सुलझाएगा। तो हमारा तीसरा जो ऑर्गन है, तीसरा इंस्टीट्यूशन है, अब वो यहाँ पर आता है। यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस। देश के अंदर गवर्नमेंट के डिसीजन से कोई भी जो झगड़ा होता है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुलझाती है। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड ए नंबर ऑफ केसेज इन द कोर्ट। सो जो लोग इनके खिलाफ थे उन्होंने मुकदमा दायर किया, इनके खिलाफ केस दायर कर दिए कोर्ट के अंदर। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इस ऑर्डर को जो है अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिया जाए एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, और इसको लागू होने से रोका जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंस्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। क्योंकि बहुत से लोगों ने एक ही चीज़ को लेकर केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उन सभी केसेस को इकट्ठा बना के एक नाम दे दिया। दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इंदिरा साहनी और बाकी लोग लड़ रहे थे। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। सो 11 जजेस वहाँ पर सीटिंग हुई 11 जजेस की, और उन्होंने दोनों साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स को सुना। By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid। So इस सारी दोनों ही तरफ से बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में डिसाइड किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था वो सही था। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। सो साथ साथ में ये तो बोल दिया कि वैलिड है, साथ में ये भी बोला गया कि आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefits of the reservation। So गवर्नमेंट ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए, बैकवर्ड क्लासेज में जो वेल्दी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा ना ले पाएँ। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन September 8, 1993। सो दोबारा फिर ऑफिस मेमोरेंडम एक निकाला गया उस डिपार्टमेंट के द्वारा 8 सितंबर 1993 को। दिस डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। तो इस तरह से ये डिस्प्यूट खत्म हुआ और तब से ही इस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।